जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने प्रश्न कंप्यूटर के पूछे गए हैं इसे हम कवर कर रहे हैं। अभी तक 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है और इसका हमने प्लेलिस्ट भी अलग से क्रिएट कर दिया है। आज इसकी 5वीं वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। टोटल 300 प्रश्नों का कलेक्शन है और आज इसमें हम 50 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में देखिए एक्सरे टेक्नीशियन का एग्जाम लगा हुआ है और डेंटिस्ट का लगा हुआ है। साथ ही साथ जो आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट बीपीओ के भी एग्जाम लगेंगे। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और एक एक प्रश्न अच्छे से याद रखिएगा। और एक जरूरी सूचना है, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश जीके, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की ई बुक पब्लिश हो गई है। तो अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो आज ही इसको परचेज करके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। और देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट, रेलवे एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, जेई, जूनियर असिस्टेंट, यूपीआरओ सभी के लिए संपूर्ण करंट अफेयर की भी ई बुक आ चुकी है और इसमें 1000 प्रश्नों का ओरिएंटेड कलेक्शन दिया गया है। बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको मंथली वाइज करंट अफेयर यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद 400 प्रश्नों का कलेक्शन अलग से दिया गया है जो कि मिक्स टॉपिक के हैं। तो अपने आप में कंप्लीट है, इसको आज ही लेकर अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। इस ई बुक को लेने का प्रोसेस है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 49 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड कर देना है। यह व्हाट्सएप नंबर है और फ़ोन पे नंबर है। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसी प्रकार कंप्यूटर की भी ई बुक है। कंप्यूटर में अगर आपको थोड़ा सा भी हेजिटेशन हो रहा है कि आपके नंबर बूस्ट नहीं हो रहे हैं, कोई भी समस्या है, आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो इस ई बुक को लेकर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आप बिल्कुल बेसिक लेवल से, इसमें बताया गया बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं छूटने वाला है। तो इसको आप लेकर अच्छे से पढ़ डालिए। इसकी प्राइस 100 रुपया है और जो पेमेंट करने का प्रोसेस वही है। और यूपी जीके की भी ई बुक है। देखिए, यूपी जीके 234 पेज की है और यूपी करंट अफेयर 44 पेज की। दोनों अलग अलग ई बुक है, लेकिन दोनों का प्राइस जो है 125 रुपये है। इसमें भी यूपी ट्रिपल एससी की जितने भी फेवरेट टॉपिक हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, सभी को ऐड किया गया है। आपको बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है, अपने आप में सफिशियंट नोट्स है क्योंकि हमने इसको प्रिपेयर किया है अपने हैंड रिटेन नोट्स में और 3 से 4 महीने इस पर हमने वर्क किया है। ठीक है, तो इस ई बुक को लेने का प्रोसेस वही है। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करना है। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और देखिए, जो जो यूपी ट्रिपल एससी का जो फेवरेट टॉपिक है, जो ऐतिहासिक स्मारकों की ऊंचाइयाँ, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। कुछ भी यहाँ पर अलग से आपको पढ़ना नहीं है, नोट्स नहीं बनाना है, सब कुछ एक सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। उसी प्रकार यूपी करंट अफेयर भी जनवरी मंथ का है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, इसी प्रकार जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी जनवरी से लेकर जून तक यह अपडेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेगमेंट पर। 5वें सेगमेंट पर आज चलते हैं। ठीक है, 5वें सेगमेंट पर और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर देखिए जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, 100 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब इसके आगे पढ़ेंगे 101 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो 101 नंबर क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण पूछ रहा है, तो ओरेकल आरडीबीएमएस डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अच्छा, आरडीबीएमएस का पूर्ण रूप कई बार पूछा है। इसका पूर्ण रूप क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और यह एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, किसका है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कौन? आरडीबीएमएस, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और टैली क्या है? टैली एक अकाउंटिंग प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ हुआ है कि बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जाना ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यानी एक साथ आप कई काम करते हैं, उसी को बोला जाता है मल्टीटास्किंग कहा जाता है। नेक्स्ट वन है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। देखिए, सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, यह डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है। प्राइमरी
मोटो जो होता है डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में बदलना होता है। सॉफ्टवेयर देखिए यहाँ पर लिखा है, सॉफ्टवेयर का मुख्य काम डाटा को सूचना में बदलना होता है। 104 नंबर है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से लॉजिक बम के लिए सही कौन सा है? लॉजिक बम के लिए सही कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि यह घुसपैठियों द्वारा मालवेयर में अंतर्विष्ट कोड है। इसे निश्चित फाइल की उपस्थिति अनुपस्थिति द्वारा अथवा विशिष्ट तारीख समय पर ट्रिगर किया जा सकता है। यह निष्क्रिय पड़ा रहता है जब तक कि पूर्वभाषित अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न है, 105 नंबर है। फोटोशॉप ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और डिजिटल आर्ट के बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, एडब आईएनसी। यानी देखिए यहाँ पर दिया है कि फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार एडब आईएनसी कंपनी के पास है। यह दिसंबर 1982 में स्थापित अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है 106 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस एक्स और लाइनेक्स ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। यानी एमएस विंडोज में जो मैक ओएस और लाइनेक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो भैया एमएस एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, फॉक्स प्रो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, लेकिन एमएस वर्ड डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए लिखा है यहाँ पर कि एमएस वर्ड कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। एमएस वर्ड पे हम टाइपिंग करते हैं या कुछ अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यह क्या है? एक प्रकार से वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें उपयोगकर्ता टाइप कर सकते हैं। जबकि एमएस एक्सेस, फॉक्स प्रो, ओरेकल तीनों एक प्रकार से डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। विधान भवन रक्षक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग, यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो भैया लाइनेक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, मोजिल्ला फायरफॉक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, एंड्रॉयड भी होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है? यह प्रोप्रिएटरी होता है, यानी यह पेमेंट वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसके सोर्स कोड सभी के लिए ओपन हो, जिसमें कोई भी उस सोर्स कोड को एडिट कर सकता है, इसका बस यही मतलब होता है। और क्लोज सोर्स में क्या होता है कि इसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकता है। 109 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहा है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को विकसित करने में उपयोग की जाने वाली भाषा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। और विजुअल बेसिक टर्बो सी प्लस प्लस की सहायता से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर विकसित किया जाता है। और इसमें विजुअल बेसिक जो है एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को विकसित करने में उपयोग की जाने वाली भाषा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। वहीं पर विजुअल बेसिक, ठीक है, विजुअल बेसिक तथा टर्बो सी प्लस प्लस की सहायता से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर विकसित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 110 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? तो भैया गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स, मोजिल्ला, नेटस्केप नेविगेटर ये सभी वेब ब्राउज़र हैं, जबकि गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में
टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली, जैसे कि फॉन्ट और फॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने के लिए बदले निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? या होम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, होम। 112 नंबर क्वेश्चन है कि डैश एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है, उसे क्या कहा जाता है? क्लाइंट। क्लाइंट क्या करता है? एक ऐसा प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। ठीक है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, क्लाइंट क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। 113 नंबर क्वेश्चन है, एक पेशेवर गो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। तो इसका है अल्फा गो। क्या नाम है भैया? अल्फा गो है। 114 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ लिया है कि इसमें कोई भी इसमें एडिट कर सकता है, इसके सोर्स कोड में कोई भी एडिट कर सकता है, उसी को ओपन सोर्स कहा जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका कोई भी सोर्स कोड या कर्नेल नहीं होता है और इसे कोई व्यक्ति संशोधित कर उसके विकास में योगदान दे सकता है या स्वयं अपने काम में इसका निःशुल्क उपयोग कर सकता है, यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। अच्छा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको आप याद रखिए, बार बार यही पूछा जाता है। जैसे यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, मैक, फायरफॉक्स, जिम्प, लिब्रे ऑफिस और अपाचे। याद रखिएगा, अपाचे क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इनमें से हमें क्या ढूंढना है, कौन सा ओपन सोर्स है? तो भैया लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। हालांकि विंडोज़ के जितने भी होते हैं सब प्रोप्राइटरी होते हैं, तो इसकी वजह से भी आप ऐसे इसको अलग कर सकते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? भैया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, यूनिक्स और एमएस ऑफिस, लाइनेक्स। तो 115 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 116 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो भैया एमएस वर्ड जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट वन है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है? बग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में आई हुई त्रुटि। कंप्यूटर में जो आई हुई त्रुटि होते हैं उससे क्या कहते हैं? बग कहते हैं। और उसको ठीक करना क्या कहलाता है? डीबगिंग कहलाता है। 118 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। डेटा संचार यानी डेटा कम्युनिकेशन से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, इसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है और उपयोगकर्ताओं को शेयर्ड का पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यानी which one of the following options extends to private network across public network, enables user to send and receive data across shared or public networks? तो which option will be correct? ऑप्शन नंबर आपको इसमें से पिक करना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यानी आप देखते होंगे, आप मोबाइल वगैरह देखते होंगे, उसमें वीपीएन लिखा होता है, तो वीपीएन का पूर्ण रूप भी कई बार पूछा है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, इसी के रेफरेंस में यह पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है, 119 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से ऑब्जेक्ट को संदर्भित करते हैं जो कि अपने संचालन के पीछे अपनी विशेषताएं छिपाए रखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट हाइडिंग इट्स एट्रीब्यूट्स बिहाइंड इट्स ऑपरेशंस? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है? इनकैप्सुलेशन में किसी क्लास के वेरिएबल या डेटा को किसी अन्य क्लास में छिपाया जाता है और इसे केवल अपने क्लास के किसी भी मेंबर फंक्शन के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, जिसमें इसे डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इनकैप्सुलेशन। 120 नंबर कह रहा है कि क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? जो क्या वायरलेस है या संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? तो भैया ऑप्शन नंबर
यहाँ पर ए हो जाएगा, संकेत क्षीणन नहीं प्रभावित करता है, लेकिन अवशोषण, बहुपात, फेडिंग एवं संयोजन प्रभावित करते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को संयोजित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो भैया हब का प्रयोग करते हैं। स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में एक केंद्रीय कनेक्शन जो सेंट्रल कनेक्शन होता है, इसमें बिंदु होता है जिसे हब नोड कहा जाता है। वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को संयोजित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यह हब का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। 122 नंबर है एडीएसएल डैश डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उच्चतर होगा। यूपी ट्रिपल एस सी कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, या तो इसका एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं। कह रहा कि यहाँ पर एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसका पूर्ण रूप है ADSL। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक प्रकार का डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीक है जो पारंपरिक वॉयस मॉडेम की तुलना में कॉपर टेलीफोन लाइनों पर तेजी से डेटा ट्रांसमिट करता है। तो ADSL क्या करता है? ADSL उच्चतर डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। 123 नंबर है, डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा डैश किस पर निर्भर करता है? जो कि अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधाएं प्रदान करता है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होते हैं। 123 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्टिकल फाइबर में विद्युत का संचार नहीं बल्कि प्रकाश का संचार होता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला दूरसंचार उपकरण कौन सा था? पहला दूरसंचार उपकरण टेलीग्राफ था। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला दूरसंचार उपकरण कौन सा था? पहला दूरसंचार उपकरण टेलीग्राफ था। क्या था भैया? टेलीग्राफ था। इसको अच्छे से याद रखिएगा। आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली टर्म किसका प्रयोग किया जाता है? तो मतलब आईपी का ही पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो आईपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। भैया जब इंटरनेट की बात आती है ना, इसमें दो चीज़ें आप अच्छे से याद रखिएगा, TCP IP, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है, तो आप कमेंट करना ना भूलें। कंप्यूटर में आने वाले जो कुछ शब्दावलियां हैं, इसका हम लोग थोड़ा सा फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आईपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, एनआईसी का पूर्ण रूप होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, यूआरएल बहुत बार पूछा गया फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। देखने में आसान है लेकिन कई बार स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है? यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब काम करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर है कि किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप क्या है? तो यह बैंडविड्थ है। क्या है भैया? बैंडविड्थ क्या करता है? बैंडविड्थ किसी भी दिए गए समय पर, मान लीजिए कोई टाइम दिया गया है और उस टाइम पर नेटवर्क पर प्रेषित किया जाना है, कोई चीज़ भेजना है, उसके लिए जो डेटा यूज किया जाता है उसकी माप होती है बैंडविड्थ होती है। क्या होती है? बैंडविड्थ होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा ट्रांसमिशन की आवृत्ति की सीमा को क्या कहा जाता है? तो यह बैंडविड्थ कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है, इसकी आवृत्ति क्या कहलाती है? इसकी आवृत्ति कहलाती है बैंडविड्थ कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? बैंडविड्थ।
चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में पिंग कमांड का उपयोग क्या है? भैया पिंग कमांड के बारे में पूछ रहा है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो पिंग वर्ड है, ठीक है, क्या है? पिंग वर्ड है, और इसका पूर्ण रूप क्या होता है? पैकेट इंटरनेट ग्रॉपर होता है। क्या होता है? पिंग का पूर्ण रूप क्या होता है? पिंग का पूर्ण रूप पैकेट इंटरनेट ग्रॉपर होता है, ठीक है, पैकेट इंटरनेट ग्रॉपर होता है। अच्छे से याद रखिएगा पिंग का पूर्ण रूप। पिंग एक कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर है जो यह पता लगाता है कि कोई सॉफ्टवेयर किसी इंटरनेट प्रोटोकॉल तक सही तरीके से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करना। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन है। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाती है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होगा? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? वर्क ग्रुप का नाम अद्वितीय नहीं होता है। आईपी एड्रेस, कंप्यूटर का नाम, ये सभी सही है, लेकिन वर्क ग्रुप का नाम नहीं होता है। किसी बहुकार्यन तंत्र में रैम की क्या निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्रकलन कर सकें? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बफर। चलिए 132 हो गया, 133 नंबर पर चलते हैं। 133 नंबर कह रहा है कि कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान तथा विचारों का आदान प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाता है? तो यह लिंक्डइन है। लिंक्डइन एक अमेरिकी व्यवसाय और रोजगार उन्मुख ऑनलाइन सेवा है जो 5 मई 2003 को लॉन्च की गई थी, और यह एक ऐसी सोशल मीडिया साइट है जो दुनिया भर के जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे जुड़ने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। यह रोजगार के अवसर तथा विचारों को, ज्ञानों को आदान प्रदान करती है। यह नौकरी चाहने वालों को नौकरी पोस्ट करने के लिए अपने अपने सीवी तथा नियोक्ताओं को पोस्ट करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ईमेल का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस में किस चिन्ह का उपयोग करके यूज़र नेम और डोमेन नेम को अलग किया जाता है? तो यह @ होता है। क्या होता है? @ होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लिख दें प्रमोद सर वाराणसी @gmail.com, यहाँ पर यूज़र नेम और डोमेन नेम दोनों को अलग क्या किया? @ किया। इसको बोलते हैं सेपरेटर बोलते हैं। इसको भी याद रखिएगा, सेपरेटर बोलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा है जो यूज़र को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा देता है? तो ऐसा क्या है? ईमेल है, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। 137 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा फील्ड ईमेल हेडर में उपलब्ध होता है? तो यहाँ पर हेडर की बात करें, हेडर में फ्रॉम होता है, टू होता है, सी होता है, बीसीसी होता है और सब्जेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या होता है? देखिए, ईमेल जब आप किसी को भेजते हैं उसमें दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो सीसी होता है, एक बीसीसी होता है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। किस किस को भेजा गया या नहीं शो करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 139 संक्षिप्त नाम यूआरएल का अर्थ क्या होता है? अभी इसके ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है यूआरएल का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। 140 नंबर क्वेश्चन है, ईमेल के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ईमेल के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो भैया इसके लिए करते हैं ईमेल, ठीक है। कह रहा है कि ईमेल हेडर क्षेत्र है जिसमें आप ईमेल सामग्री, 140 नंबर है। 140 नंबर पे यहाँ पर चलते हैं। देखिए 140 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ईमेल जो है किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? एसएमटीपी का प्रयोग करता है।
और यहाँ पर POP3 का प्रयोग करता है। ठीक है, SMTP का पूर्ण रूप क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा पोप का पूर्ण रूप क्या होता है, क्योंकि POP3 कई बार हम फुल फॉर्म बता चुके हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 142 नंबर है, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो यहाँ पर SMTP का उपयोग करते हैं, POP का उपयोग करते हैं और IMAP का उपयोग करते हैं। ईमेल हेडर में कौन सा फील्ड शामिल होता है? तो ईमेल हेडर में कौन कौन शामिल होते हैं? तो देखिए टू शामिल होता है, CC शामिल होता है और BCC शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 144 नंबर की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो इंटरनेट तक पहुंचने के लिए ISP जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। अगर आपको इंटरनेट तक पहुंचना है तो ISP का इंपॉर्टेंट रोल होता है। 145 नंबर है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क कहाँ स्थापित किया गया? तो यह पटना में 2016 में पूछा गया प्रश्न था यह। 146 नंबर है, किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है? तो यह HTTP के द्वारा। अगर कह रहा है किस प्रोटोकॉल के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में, अगर वर्ल्ड वाइड वेब में आप पहुंच स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए HTTP का यूज किया जाता है। HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। HTML का विस्तृत रूप पूछ रहा है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 148 से वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? तो यह IP एड्रेस के द्वारा निश्चित होती है। 149 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी के सभी संजाल नेटवर्क नोड्स व्यक्तिगत रूप से एक केंद्रीय स्विच हब या कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं, जो संदेशों पर पारित करने के लिए संचरण के लिए केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करती हैं? तो यह स्टार टोपोलॉजी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी। तो फ्रेंड्स आज हम लोग का यह जो वीडियो था 5वां सेगमेंट समाप्त हुआ और इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने इसको कवर किया आज के सेगमेंट में। इसके बाद 2 वीडियो और आएगी और हम लोग का पूरी तरह से कंप्यूटर का जो PYQ प्रश्न है, सभी PYQ प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। और इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप मल्टीपल टाइम में अच्छे से रिवाइज करिए, पेशेंस के साथ पढ़िए और इस बार आप अच्छे से पढ़िए ताकि नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में हो। ठीक है, बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जितनी अपडेट वगैरह होती हैं, जो भी PDF होता है, और डेली देखिए वहाँ पर 5 करंट अफेयर के या 5 UP GK के प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और यहाँ पर हमने ई बुक के बारे में बता दिया। तो ई बुक अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया तो ई बुक आज ही परचेज करके इसको आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, बाकी प्रोसेस हमने बता दिया है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए और मस्त रहिए।